आज हम हिंदी विषय में पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज विनीता पांडे द्वारा रचित इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक भेंट वार्ता है। इसमें हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई के व्यक्तित्व को विनीता पांडे जी ने उभारने का प्रयास किया है। इस पाठ में मुलाकात के द्वारा साक्षात्कार यानी मुलाकात, भेंट के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा धनराज जी के व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है। उन्हें उनकी माँ के द्वारा किस तरह से प्रेरणा मिली है इसके बारे में पता चलता है। धनराज जी का स्वभाव, उनकी सफलता, प्रसिद्धि का महत्व, यह सारी बातों का वर्णन इस पाठ में मुलाकात के द्वारा दिया गया है। धनराज जी हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है। जब वे 35 वर्ष के हो गए थे तो विनीता पांडे ने उनका साक्षात्कार लिया था यानी क्या ली थी? मुलाकात, इंटरव्यू लिया था। और उस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ सवालों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। विनीता जी उन्हें सबसे पहला प्रश्न पूछती है कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। ये विनीता जी का पहला प्रश्न था। अब इस प्रश्न का जवाब देते हुए धनराज जी कहते हैं कि उनका जो बचपन था वो बड़ी मुश्किलों से भरा हुआ था। बहुत गरीब परिस्थिति में उन्होंने अपना बचपन बिताया है। उनके 2 बड़े भाई थे जो हॉकी खेलते थे और उन्हीं के चलते उन्हें भी शौक लग गया था हॉकी खेलने का। परंतु परिस्थिति ऐसी थी, आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो खुद की हॉकी स्टिक भी नहीं खरीद सकते थे। अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर वे हॉकी खेलते थे और वह भी उन्हें कब मिलती थी? जब उनके साथियों का खेलना हो जाए तब उन्हें उस बात का इंतजार करना पड़ता था। इंतजार करना, राह देखना, प्रतीक्षा करना। उन्हें उनकी पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दी, यानी धनराज जी को उनके बड़े भाई ने उनकी पुरानी स्टिक दे दी थी। वह पुरानी थी लेकिन उनके लिए बहुत ही कीमती थी क्योंकि वह उनकी अपनी थी। आगे धनराज जी उन्हें कुछ अनुभवों को बताते हैं। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। यानी उनकी पहली जो हॉकी थी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी वो 1985 में खेली गई थी। और वो कहाँ खेली गई थी? मणिपुर में। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। तब वे कितने साल के थे? सिर्फ 16 साल के। उन्होंने उनकी कद काठी का भी यहाँ पर वर्णन किया है। दिखने में बहुत दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली पतली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। यानी वो हॉकी खेलने में इतने माहिर थे, इतने अच्छे से वो खेल खेलते थे कि उनका कोई भी हाथ नहीं पकड़ता था उस खेल में। मैं बहुत जुझारू था यानी छा जाने वाला। यानी इतना अच्छा खेल में खेलता था कि मैं पूरे मैदान पर छा जाता था। ऐसा वे विनीता जी को उनकी मुलाकात में बता रहे हैं। मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। उनके इस खेल के कारण, इतना अच्छा खेलने के कारण उन्हें सीनियर लोगों की टीम में डाल दिया गया। वे तब बहुत खुश थे और इसी खुशी में वे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चले आए। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर 1 साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक जिंदगी के सफर के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि भाई तंग गलियों से लेकर अब इतने बड़े फ्लैट में आप रहते हो तो कैसा रहा जिंदगी का यहाँ तक का सफर? तो वे कहते हैं कि गरीबी में भी दिन बिताए, पर धीरे धीरे हॉकी खेलने की चाव से हॉकी में खेलते वक्त मैं बड़े अच्छे से खेलता था और इसी खेल के कारण मैं आज बहुत दूर तक आ चुका हूँ। ऑलविन एशिया कप के कैंप में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तब से लेकर आज तक मैंने कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी वे आगे ही आगे बढ़ते गए। विनीता जी उन्हें आगे एक प्रश्न पूछती है कि भाई आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी
किस प्रकार की यादें जुड़ी है। अब उनका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है, एजुकेशन के बारे में वो अब उन्हें सवाल किया गया है। वे कहते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था यानी पिछड़ा हुआ, यानी इतने होशियार वो पढ़ाई लिखाई में नहीं थे। किसी तरह से उन्होंने 10वीं तक का एजुकेशन पूर्ण किया था, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। और मेरी शादी के लिए कहोगे तो मैं मास्टर ऑफ हॉकी हूँ। यानी यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि धनराज जी की शादी हो चुकी है, बट वो सिर्फ 10वीं तक ही अच्छे से पढ़ पाए, आगे की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। आगे विनीता उन्हें प्रश्न पूछती है कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। सही बात है, धनराज जी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा है। तुनुक मिजाज यानी के साथ चिड़चिड़ा स्वभाव होना, छोटी छोटी बातों को लेकर जल्दी से चिढ़ना। तो वे उस बारे में बताते हैं कि इस बारे में मैं ये बताऊंगा कि यह बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। देखो, उनकी पिताजी की मौत के बाद उनकी माँ को 2 भाई और वे एक खुद 3 और बहन, इन सबका संभाल करते करते बहुत गरीबी से दिन उन्होंने बिताए थे, और इसी कारण वे थोड़े तुनुक मिजाज स्वभाव के हो गए थे। लेकिन बिना लाग लपेट वाला आदमी हूं। उसी तरह से मैं मन में जो आता है मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, चाहे सामने वाले को गुस्सा क्यों ना आ जाए। और बहुत बार इसी कारण बहुत बार मुझे बाद में पछताना भी पड़ता है। और मेरे इस स्वभाव के कारण लोग मुझे भी उकसाते हैं। उन्हें उकसाने में बड़ा मजा आता है। यानी वो उन्हें क्या कर देते हैं, चिढ़ाते हैं और कहते कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा, तो फिर वो जल्दी से चिढ़ जाते हैं और झगड़ा हो जाता है। इसी के साथ वे एक भावुक इंसान भी है। किसी को तकलीफ में वो नहीं देख पाते। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो वे माफी भी मांग लेते हैं। आगे विनीता जी उन्हें पूछती है कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? आप आपके परिवार के लिए क्या सोचते हैं? आप परिवार के बारे में कैसे विचार रखते हैं? तो धनराज जी कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों पर बड़े अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं सबसे ज्यादा उनके नजदीक रहा हूं, क्योंकि धनराज जी परिवार में छोटे थे, भाइयों में छोटे थे। वे चाहे विदेश में रहे या भारत में, हर रात वो अपनी माँ को सोने से पहले बात जरूर करते थे अपनी माँ के साथ। उनकी माँ हमेशा कहती थी कि प्रसिद्धि को हमेशा विनम्रता के साथ संभालना चाहिए। विनम्रता के साथ यानी नम्रता पूर्वक संभालना चाहिए, और यही सीख उनकी माँ ने उन्हें दी थी। उसी के साथ उनकी जो बड़ी भाभी थी कविता नाम की, वे उन्हें भी अपनी माँ की जगह पर मानते थे। वे भी उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता जी आगे उन्हें पूछती है कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास यानी एस्ट्रोटर्फ जिसे कहा जाता है, वहां पर हॉकी कब खेली थी? धनराज जी कहते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में मैं नई दिल्ली आया था। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कार्वलोव मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। गुर यानी तरीके, कि इस घास पर किस तरह से खेला जाता है, क्योंकि यह घास नेचुरल नहीं है बल्कि कृत्रिम है। तब उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो बातें तो बता रही थी कि किस तरह से खेला जाता है, पर धनराज जी का सारा ध्यान उस घास पर था। वो झुक झुक कर उस मैदान को छू रहे थे, और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, तरक्की यानी उन्नति की है, कि भाई यहाँ कृत्रिम घास भी उगाई जा सकती है। हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? अब विनीता जी ने उन्हें अगला सवाल पूछा है कि सही बात है, जैसे जैसे इंसान बड़ा हो जाता है कि उनकी इच्छाएं, उनकी ख्वाहिशें बढ़ती है। पहले जब छोटे रहते हैं तो छोटी साइकिल, फिर बड़ी साइकिल, फिर 2 व्हीलर, उसके बाद 4 व्हीलर। ये इंसानों के उम्र के साथ बढ़ते हुए सब ख्वाब है। तो उन्होंने उन्हें पूछा कि भाई आपका ख्वाब कब पूरा हुआ? हर इंसान का जो ख्वाब रहता है कि एक 4 व्हीलर हो। तो धनराज जी कहते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में और बसों में सफर करता था।
क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है, अब देखो हर कोई जैसे जैसे उन्हें शोहरत मिलती गई तो आगे आगे हमेशा ही शोहरत के साथ आगे बढ़ते गए वो, परंतु उन्होंने कभी ज्यादा ये नहीं दिखावा नहीं किया। भले ही उनके पास अरमाडा कार थी पर वो हमेशा बस लोकल ट्रेन से ही सफर करते थे। अब वो उसी सफर के बारे में एक किस्सा यहाँ पर बता रहे कि एक बार जब वो ट्रेन से सफर कर रहे थे तो किसी फोटोग्राफर ने बड़ी भीड़ में उनकी तस्वीर खींच ली और दूसरे दिन अखबार में वो छाप दी। हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करता है। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से अब बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता था उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने अपनी बहन की शादी की और माँ के लिए भी वो पुणे में पैसे भेजना उन्होंने शुरू किया। और कब जाके आज उनके पास फोर्ड आइकॉन है जिसे उन्होंने 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है। उन्होंने उनकी खुद की कमाई पर यह कार खरीदी थी, मेहनत से कमाई थी। विनीता जी आगे उन्हें पूछती है कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? और हॉकी जिसके लिए आपने आपके जीवन कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया पूरे जीवन का, तो हॉकी ने आपको क्या दिया? धनराज जी इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज जितना खिलाड़ियों को मिलता है उसके मुकाबले बहुत कम। मेरी पहली जिम्मेदारी थी मेरा परिवार और मेरे परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबके लिए एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कुछ भी उन्होंने कमाया था उस कमाई से उन्होंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर एक 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट खरीदा था जिसमें उनका परिवार रहता है। और बाद में महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया है जो खरीदने की उनकी हैसियत कभी नहीं हो पाती। यानी महंगा फ्लैट भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें दिया था जो वो कभी खरीद नहीं पाते थे। अब विनीता जी उन्हें आगे पूछती है कि सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, मशहूर व्यक्ति अपने साथ बैठे मंच पर तो आपको क्या फील होता है, क्या महसूस होता है? तो धनराज जी कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। अब वो इस सवाल का जवाब देते हुए उनका एक किस्सा बता रहे हैं कि जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह उन्हें प्रतिष्ठा मिली। यानी वो अपनी जिंदगी की सुप्रसिद्धि का पूरा श्रेय जो है वो किसे देते हैं? उनके द्वारा खेले गए खेल को, हॉकी को। अगर हॉकी उनके जीवन में नहीं रहती तो वो आज इतने प्रसिद्ध नहीं रहते। हॉकी को ही वो अपना सर्वस्व मानते थे। इस तरह से विनीता जी ने धनराज पिल्लई की मुलाकात का एक छोटा सा अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया है। धनराज जी जो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जाने माने खिलाड़ी है, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी सफलता के बारे में यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है। धन्यवाद।